नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल काल के पतन और विघटन के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके तहत पिछली क्लास में हमने मुगल साम्राज्य के विघटन एवं पतन के कारण के बारे में अध्ययन किया था। आज हम औरंगजेब के उत्तराधिकारी के विषय में अध्ययन करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि औरंगजेब की नीतियों के कारण मुगल साम्राज्य राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक दृष्टि से काफी कमजोर हो गया था। फिर भी यह सत्य है कि उसकी मृत्यु के समय भी मुगल साम्राज्य भारत का सबसे शक्तिशाली और विस्तृत साम्राज्य था। अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक और कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत तक फैले हुए इस साम्राज्य के 21 सूबे थे। ये इम्पोर्टेंट है कि सर्वाधिक सूबे भारत में कौन से मुगल बादशाह के समय थे, तो औरंगजेब के समय सर्वाधिक की सूबे। साम्राज्य के लिए उत्तराधिकारी संघर्ष भी मुगलों के लिए अब कोई नवीन घटना नहीं थी और अपने अंतिम दिनों में औरंगजेब इसी बात को लेकर काफी चिंतित भी था। इसलिए उसने एक वसीयतनामा तैयार करवाया और अपने पुत्रों में साम्राज्य का विभाजन किया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार संघर्ष के पूर्व मुअज्जम ने आजम के समकक्ष भी साम्राज्य विभाजन का प्रस्ताव रखा था, परंतु आजम ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मुअज्जम और आजम दोनों औरंगजेब के पुत्र थे। अंत में आगरा के निकट जाजऊ के मैदान में दोनों भाइयों के मध्य युद्ध लड़ा गया, जिसमें आजम परास्त हुआ और मारा गया। मुअज्जम बहादुर शाह की उपाधि के साथ मुगल सिंहासन पर बैठा। बहादुर शाह 1707 से 1712 उर्फ मुअज्जम सम्राट बनने के बाद बहादुर शाह ने अपने छोटे भाई काम बख्श के विरुद्ध दक्षिण की तरफ कूच किया। 707 से 712 बहादुर शाह जनवरी 1709 ईस्वी में हैदराबाद के निकट दोनों भाइयों में युद्ध लड़ा गया, जिसमें काम बख्श परास्त हुआ और घायल अवस्था में बंदी बना लिया गया। 3-4 रोज बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब बहादुर शाह संपूर्ण मुगल साम्राज्य का एकमात्र स्वामी बन गया। बहादुर शाह 63 वर्ष की आयु में सम्राट बना। उसने औरंगजेब की अपेक्षा उदार नीति का अवलंबन किया। इसके मुख्य कारण थे मुगल अमीरों का सैनिक संघर्षों से ऊब जाना, साम्राज्य का आर्थिक एवं प्रशासनिक संगठन और बहादुर शाह के अपने उदार विचार। नंबर 1 है राजपूत नीति। बहादुर शाह राजपूतों के प्रति कोई ठोस नीति नहीं अपनाया। प्रारंभ में उसने राजपूतों पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया। उसने सवाई जय सिंह से आमेर का राज्य छीनकर उसके छोटे भाई विजय सिंह को दे दिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद अजीत सिंह ने जोधपुर से शाही फौजदार मिहिराब खां को खदेड़कर जोधपुर पर अधिकार कर लिया था, परंतु बहादुर शाह ने सिंह के सिंहासनारूढ़ होने पर उसने न तो बधाई भेजी और न ही उसके दरबार में उपस्थित हुआ। अतः रुष्ट होकर बहादुर शाह ने उसको मान्यता नहीं दी। बहादुर शाह ने काम बख्श के विरुद्ध दक्षिण अभियान के पूर्व राजपूत राजाओं के विरुद्ध कूच करने का निश्चय किया। 20 जनवरी 1708 को आमेर पहुंचा। आमेर की गद्दी विजय सिंह को दे दी गई और सैयद अहमद खां को आमेर का फौजदार नियुक्त किया गया। इसके बाद जोधपुर नगर को शाही नियंत्रण में ले लिया गया। अजीत सिंह को केवल 3000 का मनसब दिया गया। इस प्रकार आमेर और जोधपुर में मुगल फौजदारों को नियुक्त कर वह दक्षिण की तरफ बढ़ा। जय सिंह और अजीत सिंह अपने राज्य एवं राजधानियों को प्राप्त करने की आशा में कुछ दिनों तक बहादुर शाह के साथ साथ चले, परंतु 30 अप्रैल 1708 ईस्वी को नर्मदा के तट से वापस लौट पड़े। वापसी में दोनों ने मेवाड़ के महाराणा से भेंट कर उनसे सैनिक सहायता की याचना की। महाराणा ने उन्हें पर्याप्त सैनिक सहायता का वचन दिया और मैत्री दृढ़ करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह जय सिंह के साथ किया। जुलाई 1708 ईस्वी में राजपूताना की संयुक्त सेना ने जोधपुर पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया। मुगल फौजदार को सम्मान सहित जाने दिया गया।
इसके बाद राजपूतों ने आमेर पर आक्रमण कर वहां के मुगल फौजदार को खदेड़कर किले पर अधिकार कर लिया। इसके बाद हिंडोन, बयाना, सांबर, डीडवाना व आमेर के समीपवर्ती प्रदेश भी जीत लिए गए। सांबर के पास मुगलों और राजपूतों में जमकर युद्ध लड़ा गया, जिसमें मुगल परास्त हुए और उनकी प्रमुख सेनापति सैयद हुसैन बारहा मारा गया। इससे मुगलों की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा। वजीर असद खां और मीर बख्शी जुल्फिकार खान ने समझौता करने का प्रयास किया। बहादुर शाह ने जय सिंह और अजीत सिंह को मनसब प्रदान करके उनके राज्य तो वापस लौटा दिए, परंतु आमेर और जोधपुर को खालसा में ही रहने का निश्चय किया। इस पर राजपूतों ने पुनः आक्रामक कार्रवाई शुरू कर दी। कामबख्श के विद्रोह का दमन करने के पश्चात बहादुर शाह नर्मदा पार कर राजस्थान की तरफ बढ़ा। उसका विचार राजपूत राजाओं को सख्त दंड देना था, परंतु पंजाब में बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों का विद्रोह जोर पकड़ने लग गया था। मई 1710 ईस्वी में सिखों ने सरहिंद के फौजदार को मार डाला और नगर पर अधिकार कर लिया था। बहादुर शाह की दृष्टि में सिखों का विद्रोह राजपूत विरोध से कई अधिक खतरनाक था, अतः विवश होकर उसको राजपूतों से समझौता करना पड़ा। जय सिंह और अजीत सिंह को अपने अपने राज्य वापस लौटा दिए गए। संक्षेप में बहादुर शाह की राजपूत नीति असफल रही। दूसरी है सिख नीति। गुरु गोविंद सिंह ने उत्तराधिकार संघर्ष में बहादुर शाह के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की थी और उसी के साथ दक्षिण की तरफ चले गए, परंतु मार्ग में एक अफगान ने उसकी हत्या कर दी थी। सिख गुरु गोविंद सिंह की गुरु की मृत्यु के 1.5 वर्ष बाद ही पूर्वी पंजाब में बंदा बैरागी के नेतृत्व में सिखों का विद्रोह भड़क उठा। बंदा बैरागी का जन्म और व्यक्तित्व विवाद का विषय है। बंदा बैरागी का मुख्य उद्देश्य गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के हत्यारे सरहिंद के फौजदार वजीर खां से बदला लेना था। सरहिंद शहर को ध्वस्त करना तथा पहाड़ी राजाओं का नाश करना था। 24 मई 1710 ईस्वी के दिन सरहिंद का धीरे धीरे लाहौर के पड़ोस से लेकर दिल्ली के 2-3 पड़ाव तक प्राय सारा क्षेत्र सिखों के अधीन हो गया। बहादुर शाह की पूरी शक्ति के साथ इस विद्रोह को कुचलना चाहता था। उसने अपने अमीरों को सिखों का दमन करने का उत्तरदायित्व सौंपा। फिर उसने स्वयं पंजाब की तरफ प्रस्थान किया। दिसंबर 1710 ईस्वी में मुगलों ने बंदा के केंद्र लोहागढ़ पर अधिकार कर लिया, परंतु बंदा भाग निकला। सिख विद्रोह पूर्ण रूप से कुचल दिया जाता था। इसके पूर्व ही फरवरी 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। मराठा नीति। मराठों में इस समय आंतरिक संघर्ष चल रहा था। साहू और ताराबाई दोनों ही अपने अपने को महाराष्ट्र का वास्तविक अधिकारी मान रहे थे। जब बहादुर शाह दक्षिण में था तो दोनों ने दक्षिण के 6 सूबों से चौथ एवं सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार दिए जाने की प्रार्थना की। बहादुर शाह मराठों के मामले में भी निर्णायक कदम नहीं उठा पाया। उसने साहू और ताराबाई दोनों को सरदेश मुखी का अधिकार समान रूप से दे दिया और चौथ के बारे में निर्णय स्थगित रखा। नतीजा यह निकला कि बहादुर शाह के दक्षिण से लौटते ही मुगल सूबों को दोनों पक्षों की लूटमार का शिकार बनना पड़ा। यद्यपि बहादुर शाह को शाह बेखबर पुकारा गया है, फिर भी उसे इस बात का श्रेय दिया जा सकता है कि उसने विशाल मुगल साम्राज्य की एकता को बनाए रखा और किसी भी प्रांतीय सूबेदार ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना का साहस नहीं किया। बहादुर शाह अपने पिता की भांति संकीर्ण रूढ़िवादी विचारों का नहीं था। उसे सूफी संतों के साथ विचार विमर्श करने में आनंद मिलता था। वे कट्टर सुन्नी धर्माचार्यों से दूर ही रहा। उसने हिंदुओं के प्रति भी नरम नीति अपनाई और उसके शासनकाल में मंदिरों के विध्वंस का
या बलात् मुसलमान बनाए जाने का कोई उल्लेख नहीं मिलता, परंतु जजिया की वसूली जारी रही। अब नेक्स्ट है मोहम्मद शाह के बाद बहादुर शाह के बाद में जहानदार शाह 1712 से 1713। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगल सेनानायक जुल्फिकार खां की सहायता से जहानदार शाह उत्तराधिकारी संघर्ष में अपने तीनों भाइयों को परास्त करने में सफल रहा। 29 मार्च 1712 ईस्वी को वे दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, परंतु वे स्वयं निर्बल और विलासी था। सिंहासन पर बैठते समय वे 51 वर्ष का था, फिर भी वे लाल कुंवर नामक एक वेश्या पर बुरी तरह से आसक्त था। उसने लाल कुंवर के रिश्तेदारों को ऊंचे ऊंचे पद प्रदान किए और राज दरबार को नाचने गानों वालों का स्थान दिया। ऐसी स्थिति में स्वार्थी अमीरों को अपनी शक्ति और प्रभाव बढ़ाने का अवसर मिल गया। संयोग से जानदार शाह को असद खां और जुल्फिकार खां जैसे अनुभवी व्यक्तियों की सेवाएं उपलब्ध थी। उन्होंने औरंगजेब की नीतियों में परिवर्तन शुरू किया। सर्वप्रथम जजिया कर हटा दिया गया। इसके बाद राजपूत राजाओं को संतुष्ट किया गया। सवाई जय सिंह को मालवा की और अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी सौंपी गई। मराठों के संबंध में पुरानी व्यवस्था को ही लागू रखा गया, अर्थात सतारा और कोल्हापुर के दोनों राज्यों को मान्यता दी गई ताकि मुगल हितों की पूर्ति की रक्षा की जा सके। मराठे गृह युद्ध में उलझे रहे। सिखों के विद्रोह का दमन किया गया और बंदा बैरागी को मौत के घाट उतार दिया गया, परंतु गुरु गोविंद सिंह के दत्तक पुत्र अजित सिंह को मान्यता दे दी गई, अर्थात सिखों में भी आपसी फूट उत्पन्न हो गई। जहानदार शाह को सिंहासन पर बैठने के 10 महीने बाद ही अपने मृत भाई अजीमुस्सान के लड़के और बंगाल के सहायक सूबेदार फर्रुख सैयद की चुनौती का सामना करना पड़ा। फर्रुख सैयद को सैयद बंधुओं, पटना के नायब सूबेदार सैयद हुसैन अली और उसके बड़े भाई इलाहाबाद के नायब सूबेदार हसन अली, जो आगे चलकर अब्दुल्ला कहलाया, की सहायता प्राप्त की थी। 10 जनवरी 1713 ईस्वी के दिन आगरा के निकट दोनों पक्षों में युद्ध लड़ा गया। यद्यपि जहानदार शाह की सेना में 70 से 80 हजार सवार तथा बड़ी संख्या में पैदल थे और फर्रुख सैयद के पास इससे 1/3 फौज भी नहीं थी, फिर भी जहानदार शाह परास्त हो गया। इस पराजय का प्रमुख कारण जुल्फिकार खां एवं कोक्कलताश खां का एक दूसरे के साथ असहयोग तथा चिनकुलिज खां, जो आगे चलकर निजाम उल मुल्क कहलाया, वे अमीन खां का युद्ध में तटस्थ रहना था। जहानदार शाह युद्ध में से भाग कर लाल कौर के पास पहुंच गया। फर्रुख शेर के आदेश से उसे उसकी प्रेयसी लाल कौर के हाथों से छीनकर 11 फरवरी 1713 के ईस्वी को मौत के घाट उतार दिया गया। फर्रुख सैयद 1713 से 1719 सैयद बंधुओं की सहायता से फर्रुख शेर बादशाह बन गया। 1713 से 1721 ईस्वी के काल को सैयद बंधुओं का युग कहा जाता है। फर्रुख शेर ने अपनी निश्चय शक्ति नहीं थी और न ही उसे काम करने का अनुभव होता था। साम्राज्य की संपूर्ण शक्ति अब सैयद बंधुओं के हाथ में आ गई। 1719 ईस्वी में उसने फर्रुख शेर को पदच्युत किया और फिर क्रम से रफीउद्दौला और मोहम्मद शाह के सिंहासन पर बिठाया। इसलिए सैयद बंधुओं को सम्राट निर्माता यानी किंग मेकर अर्थात बादशाहों को बनाने वाला कहा जाता है। फर्रुख सैयद के जीवन का दुखांत नाटक स्वयं उसी के व्यवहार का परिणाम था। उसने सैयदों का प्रभाव कम करने के लिए समय समय पर मीर जुमला, निजाम उल मुल्क, जय सिंह, मोहम्मद करीम, अमीन खां जैसे लोगों की सहायता मांगी। सैयदों के विरुद्ध षड्यंत्र किए और सैयद अब्दुल्ला की हत्या करवाने का प्रयास किया, परंतु उसके सारे प्रयास विफल रहे।
एल्फ्रिस्टन ने सही लिखा है कि फर्रुखसियर बड़ी योजनाओं को समझ नहीं सकता था। वो छोटी योजनाओं को अपनी आलसी प्रकृति के कारण दूसरों की तरफ दूसरों की सहायता के बिना पूरी नहीं कर सकता था। सर्वप्रथम हुसैन अली खां को अजीत सिंह के विरुद्ध भेजा गया। अजीत सिंह को गुप्त रूप से लिखा गया कि यदि वे सैयद हुसैन अली को खत्म कर देगा तो अजीत सिंह को गुप्त तो उसको पुरस्कृत किया जाएगा। हुसैन अली को इसकी जानकारी मिल गई और उसने अजीत सिंह को अपनी तरफ मिला लिया। फिर दोनों भाइयों को पृथक करने की दृष्टि से सैयद हुसैन अली को दक्षिण का सूबेदार बनाकर दक्षिण भेज दिया गया। साथ ही दक्षिण के कार्यवाहक सूबेदार दाऊद खां को गुप्त रूप से उकसाया गया और दिल्ली में प्रेषित गोपनीय कागजात सैयद हुसैन के साथ लग गए। उधर दिल्ली में बड़े सैयद अब्दुल्ला का कत्ल करने की योजना बनाई गई, परंतु अन्य षड्यंत्रों की भांति वे भी विफल रही। अब सैयदों का संयम भी समाप्त हो गया और उन्होंने फर्रुखसियर को सिंहासन पर बैठाने का फैसला किया। दक्षिण में नियुक्त सैयद हुसैन अली ने 1719 ईस्वी में मराठों के साथ समझौता कर लिया और 15,000 मराठा सैनिकों और स्वयं की सेना के साथ दिल्ली आ पहुंचा। फर्रुखसियर अपनी जान बचाने के लिए शाही हरम में जा छुपा। वहीं से उसके नंगे सिर घसीट कर निकाला गया, उसे अंधा करवा कर कैद में डाल दिया गया और कुछ ही दिनों के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 48 ईस्वी। फर्रुखसियर के बाद रफी उद्दरजात को सिंहासन पर बिठाया गया, परंतु वे इतना अधिक बीमार रहता था कि 3 महीने बाद उसे भी मृत्यु हो गई। कामबख्श ने आरोप लगाया है कि उपयुक्त दोनों बलिदानों को शहीदों ने विष देकर मरवा दिया था, परंतु उसके अपराध में सच्चाई नहीं है। रफी उद्दरजात की मृत्यु के बाद सैयदों ने बहादुर शाह के बड़े लड़के जहान शाह के लड़के मोहम्मद शाह को सिंहासन पर बिठाया। इतिहास में मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सैयद बंधुओं का पतन। सैयद बंधुओं के विरोधी निजाम उल मुल्क सबसे अधिक सैयद एवं शक्तिशाली था, योग्य एवं शक्तिशाली था। जब सैयदों ने उसके विरोधियों में निजाम उल मुल्क सबसे अधिक योग्य एवं शक्तिशाली था। जब सैयदों ने उसे मालवा की सूबेदारी वापस लेकर राजधानी आने का आदेश दिया तो निजाम चौकन्ना हो गया और वह दक्षिण की तरफ चल पड़ा। असीरगढ़ और बुरहानपुर आसानी के साथ उसके अधिकार में आ गए। सैयदों ने उसका दमन करने के लिए जो सेना भेजी उसे खांडवा और बालापुर के युद्ध में परास्त करके खदेड़ दिया गया। अब छोटे सैयद हुसैन अली ने बादशाह को लेकर दक्षिण की तरफ कूच किया। शाही शिविर के साथ चलने वाले अमीरों तथा बादशाह ने मिलकर मार्ग में ही हुसैन अली को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा और तदनुसार 8 अक्टूबर 1720 ईस्वी को हुसैन अली खां की हत्या कर दी गई। तो इसके बाद बादशाह राजधानी लौट आया। दिल्ली में जो ही अब्दुल्ला को इसकी सूचना मिली, उसने शाही परिवार के एक अन्य शहजादे इब्राहिम को सिंहासन पर बैठा दिया और परंतु मोहम्मद शाह की सेना ने आगरा के निकट बिलोचपुर नामक स्थान पर लड़े गए युद्ध में अब्दुल्ला को परास्त कर दिया। अब्दुल्ला और इब्राहिम दोनों ही कैद खाने में पटक दिए गए। इस प्रकार सम्राट निर्ममता का पतन हो गया। मुगल दरबार में गुटबंदी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति था। मुगल दरबार में निजी स्वार्थों और आपसी स्पर्धा के कारण बहुत पहले से ही दलबंदी चली आ रही थी। औरंगजेब की मृत्यु के समय उसके दरबार में कई दल थे। ये दल विभिन्न स्थानों के प्रतीक थे। ये दलबंदी औरंगजेब की मृत्यु होते ही उत्तराधिकार से संघर्ष के रूप में उभर कर आई। बहादुर शाह के शासनकाल में मुगल दरबार ईरानी तथा तुरानी दो दलों में विभक्त हो गया।
प्रथम दल का नेतृत्व सैयद बंधुओं ने कर रहे थे। सैयद बंधुओं का उत्थान फर्रुखसियर के समय में हुआ। चूंकि फर्रुखसियर सैयद बंधुओं के सहयोग से ही सम्राट बना था, सम्राट बनने पर उसने सैयद अब्दुल्ला को अपना वजीर और सैयद हुसैन को अली को मीर बख्शी बनाया। 1720 ईस्वी में मुगल साम्राज्य पर सैयद बंधुओं का पूर्ण रूप प्रभुत्व रहा। साम्राज्य की संपूर्ण राजनीतिक सत्ता उनके हाथ में केंद्रित थी। मुगल सम्राट फर्रुखसियर अपने उनके हाथ की कठपुतली बनकर रह गया। इस स्थिति से तंग आकर फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं के प्रभाव को समाप्त करने हेतु षड्यंत्र रचना आरंभ कर दिया। सम्राट को मीर जुमला, निजाम उल मुल्क, इनायतुल्लाह कश्मीरी का सहयोग प्राप्त हो गया। फर्रुखसियर ने हुसैन अली खां को राजपूतों के विरुद्ध भेजकर उसे मरवाना चाहा, लेकिन वे सफल नहीं हो सका। तत्पश्चात उसे दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेज दिया गया। पीछे से दाऊद खां को गुप्त रूप से उसकी हत्या करने के लिए रवाना कर दिया, लेकिन सम्राट का यह प्रयत्न भी असफल रहा। फर्रुखसियर ने सैयद अब्दुल्ला को मरवाने के षड्यंत्र किए, जिससे सैयद बंधुओं को फर्रुखसियर के षड्यंत्र का पता चल गया। सैयद अब्दुल्ला ने सैयद हुसैन अली को मराठों से सहायता लेकर दिल्ली पर आक्रमण करने हेतु लिखा। सैयद हुसैन अली मराठों से सैनिक सहायता लेकर दिल्ली पर आदमका। सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी। फर्रुखसियर को अपदस्थ करने तथा उसकी हत्या करने में सैयद बंधुओं के हौसले और बढ़ गए। अब वे सम्राट, निर्माता यानी किंग मेकर बन गए। सैयद बंधुओं के निर्देश पर अगले 10 माह के भीतर 3 मुगल शाहजादे मुगल तख्त पर बैठे। इन तीनों शाहजादों में से कोई भी गद्दी पर बैठना नहीं चाहता था। कहा जाता है कि रफी उद्दुरजात को गद्दी पर लाया जा रहा था, तब उसकी माता फूट फूट कर रो रही थी। तीनों शाहजादे सम्राट बनकर सैयद बंधुओं के हाथों की कठपुतली बने रहे। जिस गति से मुगल शाहजादे गद्दी पर बैठाए गए जाते थे और हटाए जाते थे, उससे सैयद बंधुओं का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। सैयद बंधुओं के प्रभाव को रोकने का तुरानी दल के नेता मीर जुमला ने अथक प्रयास किया, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे सैयद बंधुओं को निरंकुश शक्ति के विरुद्ध मुगल दरबार में अन्य अमीर भी उठ खड़े हुए और स्वयं मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने अपने आप को सैयद बंधुओं के चंगुल से मुक्त कराने का संकल्प कर लिया। मोहम्मद शाह ने एक षड्यंत्र रचकर अक्टूबर 1720 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी से 45 मील दूर स्थान पर हुसैन अली का वध करवा दिया। सैयद अब्दुल्ला ने अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए विद्रोह कर दिया, लेकिन मोहम्मद शाह ने उसे बंदी बना लिया। 1722 ईस्वी में सैयद अब्दुल्ला को विष देकर उसकी हत्या करवा दी गई। सैयद बंधुओं के पतन के बाद मोहम्मद शाह ने अमीन खां को अपना वजीर बनाया, जिसमें एतमादुद्दौला की उपाधि धारण की, किंतु जनवरी 1721 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अतः सम्राट मोहम्मद शाह ने निजाम उल मुल्क को दक्षिण से बुलाकर अपना वजीर नियुक्त किया। निजाम अत्यंत ही योग्य प्रशासक था और उसने सैयद बंधुओं का दमन करने में अपना पूर्ण सहयोग दिया था, जिसके फलस्वरूप उसे वजीर का पद प्राप्त हुआ। वे प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहता था, किंतु तात्कालिक परिस्थितियों में ऐसा करना असंभव था। अतः सम्राट से उसके मतभेद उत्पन्न हो गए, इसलिए वे दक्षिण जाकर हैदराबाद में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का प्रयास में लग गया, लेकिन सिद्धांत रूप से मुगल सम्राट के प्रभुत्व को मानता था। निजाम के दक्षिण जाते ही दरबार में पुनः दलबंदी आरंभ हो गई।
तुर्की और मुगलों का नेता कमरुद्दीन खां बना, जबकि हिंदुस्तानी मुसलमानों का नेता खाने दौरा रहा। खाने दौरा निजाम और मराठों की बढ़ती हुई शक्ति को रोकना चाहता था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। फिर भी वह मुगल दरबार पर अपना प्रभाव बनाए रखा। नादिर शाह के आक्रमण के समय निजाम दिल्ली में था तथा साम्राज्य का शासन सूत्र उसके हाथ में था। खानेदारों मीर बख्शी के पद पर आसीन था। खानेदोरा नादिर शाह की सेना का मुकाबला नहीं कर सका। युद्ध में वह घायल हो गया और कुछ ही दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब मीर बख्शी के पद के लिए निजाम और सआदत के बीच प्रतिद्वंद्विता आरंभ हो गई। सआदत नादिर शाह को प्रलोभन दिया कि वह दिल्ली पर आक्रमण करता है तो 20 करोड़ रुपए देंगे। मार्च 1749 नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, किंतु सआदत खान ने 20 करोड़ रुपये प्रबंध नहीं कर सका, अतः उसे नादिर शाह के भेष से आत्महत्या कर ली। 1740 में निजाम पुणे दक्षिण लौट गया। कमरुद्दीन वजीर के पद पर नियुक्त किया गया। नादिर शाह के हाथों बुरी तरह से पराजित होने के बाद में मुगल दरबार की दलबंदी समाप्त नहीं हुई। 1740 ईस्वी में तीसरा गुट बन गया, जिसमें मोहम्मद अमीन खां, मोहम्मद इसहाक और आसद खां प्रमुख थे। इस गुट के प्रमुख सदस्य ने वजीर और उसके दल को समाप्त करने का प्रयास किया, किंतु भेद खुल जाने पर अमीर खां को नीचा देखना पड़ा। 1745 में उसकी मृत्यु हो गई। 1748 में अब्दाली के आक्रमण के समय भी मुगल दरबार में दलबंदी बनी रही। 1748 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद अहमद शाह ने सफदरजंग को अपना वजीर बनाया। वह तुरानी अमीरों का कट्टर विरोधी था, अतः उसने तुरानी सम्राट को समाप्त करने का प्रयास किया, परंतु सम्राट अहमद शाह और वजीर सफदरजंग के बीच मतभेद आरंभ हो गए। सम्राट पर उसकी माता उद्दमबाई तथा उसके प्रेमी जाविद खां का प्रभाव था। जाविद खान ने तुरानी अमीरों को सेवा प्राप्त कर सफदरजंग की सारी संपत्ति जब्त कर ली थी, लेकिन सफदरजंग ने उसे 70 लाख रुपए देकर वजीर का पद पुनः प्राप्त कर लिया। यह सफदरजंग की एक चाल थी, क्योंकि कुछ दिनों बाद में उसके ने धोखे से जावेद खां की हत्या कर दी। इसके बाद सफदरजंग पुनः शक्तिशाली बन गया, लेकिन उद्दमबाई ने एतमादुद्दौला, इंतजामुद्दौला, शंशामुद्दौला, अकबित खां के सहयोग में एक नया दल बनाया गया। सफदरजंग को दिल्ली छोड़कर अपने अवध की ओर लौट पड़ा, परंतु इमादुल मुल्क ने निरंकुश शासन ने दिल्ली छोड़कर अपने सूबे अवध की ओर लौटना पड़ा, परंतु इमादुल मुल्क के निरंकुश शासन ने सम्राट को भी पराजित कर दिया। सम्राट को नाराज कर दिया। इमादुल मुल्क ने 1754 ईस्वी में मुगल सम्राट अहमद शाह को मरवा दिया और 55 वर्षीय अजीजुद्दीन को आलमगीर द्वितीय के नाम से बादशाह बनाया, लेकिन वह भी इमादुल मुल्क के हाथों की कठपुतली बनकर रहा। इमादुल मुल्क का दुर्व्यवहार केवल सम्राट तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उसके व्यवहार में से तंब आकर उसके शहजादों ने अली गौहर भारत के पूर्वी सामंतों की ओर जाकर इधर उधर भटकने लगा। इमादुल मुल्क के दुर्व्यवहार से तंग आकर ही शाही परिवार की बेगमों और नजीब खान ने अब्दाली को आमंत्रित किया कि अब्दाली सैन्य दिल्ली आ धमका। इमादुल मुल्क ने आलमगीर द्वितीय की हत्या करवा दी और स्वयं सूरजमल जाट की शरण में भाग गया। आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद अली गौहर शाह आलम द्वितीय के नाम से मुगल सम्राट बनकर 1765 ईस्वी के साथ ही इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन स्वीकार कर लिया। मुगल सम्राट पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित
होने पर ही मुगल दरबार की दलबंदी समाप्त हो सकी। इस प्रकार हमने मुगल काल के विघटन के पतन व कारण का भाग 2 का अध्ययन किया। धन्यवाद।